तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई लोक कथा मनोवैज्ञानिक अलौकिक डरावनी फिल्म की व्याख्या करने वाला हूं, जिसका नाम हेलो रोड है। फिल्म बहुत रोचक है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा और इसका अंत बहुत शानदार है। इसमें कई सारी थ्योरीज भी दी गई हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत एक घर से होती है, जहां हम डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें देखते हैं। एक प्लेट खाली थी और बाकी 2 प्लेटों में खाना बिखरा हुआ और फैला हुआ था। टेबल पर खून के धब्बे भी थे। ऐसा देखकर लगता है कि उस घर में रहने वाले लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है। इसके बाद हम घर के अंदर एक दंपत्ति, पति और पत्नी को देखते हैं, जिनका नाम मैडी और फ्रैंक है। दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं जब अचानक स्मोक अलार्म की आवाज आने लगती है। मैडी उठकर चेक करती है, लेकिन सब कुछ सामान्य लगता है। शायद अलार्म खराब हो गया होगा। तभी मैडी के फोन पर उनकी बेटी एलिस का कॉल आता है। एलिस ने अपने पिता फ्रैंक की कार ले ली थी और रात को बाहर थी। इस समय फ्रैंक भी आता है और अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन एलिस को आने में देरी होने वाली थी और ये पहले से 2 बजे रात के थे। अब मैडी और फ्रैंक एलिस के बारे में बात कर रहे होते हैं जब अचानक फिर से उसका फोन आता है। इस बार मैडी खुद फोन उठाती है। फोन उठाकर वो कुछ ऐसा बोल देती है जिससे एलिस घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर फ्रैंक फोन मांगता है, लेकिन मैडी उसे देने के बजाय एलिस से पूछती है कि क्या उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था। दरअसल एलिस ने किसी को एक्सीडेंट में टक्कर मार दी थी और सड़क के दूसरी ओर उस व्यक्ति की हालत ठीक नहीं थी। एलिस अपनी मां को बताती है कि वो उनके शहर में नहीं है, जो उसने छुपाया हुआ था। मैडी पूछती है कि उसके आसपास कोई घर है या कोई व्यक्ति है जो मदद कर सके, लेकिन एलिस कहती है कि कोई नहीं है। मैडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे देखकर फ्रैंक भी बहुत डर जाता है। मैडी पूछती है कि क्या उसने एम्बुलेंस को कॉल किया था। एलिस कहती है हाँ, और कि एम्बुलेंस जल्दी आ रही होगी, लेकिन मैडी वही सवाल बार बार दोहराती रहती है। फ्रैंक को अभी तक सटीक पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, किसे चोट आई है और कितनी गंभीर है। फिर मैडी उसे फोन देती है और एलिस अपने पिता को भी सब कुछ बता देती है। अब फ्रैंक भी घबरा जाता है और वो एलिस से कहता है कि कॉल पर ही रहे। इसके बाद एलिस फिर से अपनी मां से बात करती है, जबकि मैडी उसकी ओर जाने की तैयारी कर रही होती है। एलिस उन्हें अपना पता बताती है, ऐश फोक फॉरेस्ट, हेलो रोड, जो इस फिल्म का नाम भी है। यही कारण है कि वहां कोई नहीं था। फ्रैंक जल्दी से कार शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन कार में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी वो शुरू हो जाती है। कार की हालत खराब थी, लेकिन किसी तरह मैडी और फ्रैंक अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच एलिस बताती है कि जिसे उसने टक्कर मारी वो एक लड़की थी जो उसकी उम्र की थी। एलिस कहती है कि लड़की बिल्कुल हिल नहीं रही थी और उसे खून बह रहा था। मैडी, जो एक पैरामेडिक थी, उसे गाइड करती है और कहती है कि लड़की को सीपीआर दे। एलिस वैसा ही करती है और बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन फ्रैंक कॉल को म्यूट करके मैडी से कहता है कि एलिस ये नहीं कर पाएगी। मैडी जोर देती है कि अगर लड़की को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। फिर भी कुछ नहीं होता। एलिस फिर से सीपीआर की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लड़की की छाती ही टूट जाती है, जैसे उसने उसकी पसलियां तोड़ दी हों। इससे एलिस और ज्यादा घबरा जाती है। उसकी मां उसे शांत करती है, जबकि फ्रैंक उसे कार में वापस जाने के लिए कहता है और एम्बुलेंस के आने का इंतजार करने को कहता है। फ्रैंक कहता है कि लड़की शायद मर चुकी होगी। उसी समय एलिस का कॉल कट जाता है। फ्रैंक उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो वॉइस नोट के जरिए फोन उठाने को कहता है। अब लड़की, जिसे एलिस ने टक्कर मारी थी, मर चुकी थी। इससे फ्रैंक और ज्यादा घबरा जाता है। दोनों बहुत ज्यादा घबराहट में थे। मैडी सिगरेट पीने लगती है खुद को शांत करने के लिए, लेकिन फ्रैंक उसे फेंकने को कहता है। फ्रैंक सोचने लगता है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन फिर वो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। वो लड़की रात 3 बजे अंधेरे जंगल में क्या कर रही थी? शायद वो कहीं से भाग रही थी, लेकिन एलिस की कार के सामने कैसे आ गई? फ्रैंक अपने मन में थ्योरीज बनाने लगता है। जाहिर है, क्योंकि वो घबराया हुआ था। मैडी पूछती है कि उनकी बेटी जंगल में क्या कर रही थी। फ्रैंक कहता है कि शायद वो घर आने के रास्ते से गुजर रही होगी, लेकिन मैडी उसे समझाती है कि एलिस घर नहीं आ रही थी, बल्कि दूर जा रही थी, और ये सब डिनर के वक्त हुए झगड़े की वजह से हुआ। दरअसल डिनर के समय मैडी और फ्रैंक में बड़ी लड़ाई हुई थी। परेशान होकर एलिस शायद घर से निकल गई।
फ्रैंक फिर से एलिस को कॉल करता है और इस बार कॉल लग जाता है। एलिस बताती है कि वो अब कार में है। उसके पिता उसे घबराने को नहीं कहते और बताते हैं कि वे नज़दीक हैं और जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैडी कहती है कि वो वहां से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो चली गई तो ये हिट एंड रन का मामला बन सकता है। वे एलिस से फिर से एम्बुलेंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलिस कहती है कि उसे कोई जवाब नहीं मिला, शायद एम्बुलेंस में देरी हो गई। मैडी फिर पूछती है कि वो एशफोक फॉरेस्ट में क्यों थी। आखिरकार एलिस बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जैकब के फ्लैट जा रही थी, लेकिन वहां नहीं गई। घर पर हुए झगड़े से वो पहले से ही परेशान थी, इसलिए अकेले रहना चाहती थी। इसीलिए वो एशफोक फॉरेस्ट की ओर चली गई थी, जहां वो पहले अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर चुकी थी और जहां उसे पहली बार जैकब से मिला था। वो घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ वहां थी, जो झगड़े के वक्त उसे बहुत बुरा भला कह चुकी थी। एलिस की माँ पूछती है कि वो एशफोक कब पहुंची थी। एलिस कहती है कि रात 10 बजे। ये बात मैडी को शक पैदा करती है, क्योंकि 5 घंटे बीत चुके थे, तो उस दौरान एक्सीडेंट कैसे हुआ। एलिस कबूल करती है कि वो वहां सो गई थी, जिससे मैडी को शक होता है कि शायद उसने ड्रग्स ली होगी। एलिस मानती है कि हाँ, उसने ड्रग्स ली थी, MDMA, जो बहुत खतरनाक है, शायद वो ओवरडोज कर गई। मैडी पूछती है कि उसने ड्रग्स क्यों ली। एलिस कहती है कि उसे राहत चाहिए थी, जो उसे सिर्फ ड्रग्स से मिलती है। वो बहुत तनाव में थी। फिर फ्रैंक उसे फिर से एम्बुलेंस के बारे में पूछता है। रोते हुए एलिस बताती है कि उसने डर के मारे एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये सुनकर मैडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर एम्बुलेंस आ गई होती तो उस लड़की की जान बच सकती थी। मैडी कहती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा और जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन फ्रैंक, जो एक पिता है, मना कर देता है। वो कहता है कि वो सारा इल्जाम अपने सिर ले लेगा, क्योंकि कार उसी की ही थी। इससे उसकी बेटी बच जाएगी। मैडी फोन को म्यूट करके उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है, वो उसे और बिगाड़ रहा है। एलिस हमेशा आसान रास्ता चाहती है और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उसे कोई सबक नहीं मिलेगा और वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। बुनियादी तौर पर मैडी न्याय के पक्ष में थी, जबकि फ्रैंक अपनी बेटी को हर कीमत पर बचाना चाहता था। मैडी कहती है कि उसके पास पुलिस में एक दोस्त है जो इस स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन फ्रैंक तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जेल जाए, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा और उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इस बिंदु पर मैडी भी मान जाती है, क्योंकि आखिर वो भी एक माँ थी। फ्रैंक फिर एलिस को अनम्यूट करता है और कहता है कि वे बस थोड़ी दूरी पर हैं और जल्द ही उसके पास पहुंच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ भी उसे शांत करती है और कहती है कि हादसे होते हैं, रोजाना होते हैं। और यहाँ एलिस कहती है कि वो जैकब को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। और फिर एलिस एक और चौंकाने वाला सच उजागर करती है कि वो जैकब के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो गर्भवती है। ये सुनकर दोनों माता पिता पूरी तरह हिल गए, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। खैर, वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी जीपीएस अचानक बीप करने लगता है, क्योंकि इसके अनुसार वे एशफोक के रास्ते से आगे निकल गए थे। मैडी फ्रैंक से वापस मुड़ने को कहती है, लेकिन फ्रैंक आत्मविश्वास से कहता है कि जीपीएस में खराबी है, क्योंकि एशफोक का रास्ता आगे तक जाता है। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जीपीएस दूसरा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता और सड़क के साइन बोर्ड्स भी अजीब लग रहे थे। खैर, वे आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस कहती है कि उसे उनकी कार की हेडलाइट्स दिख रही हैं, यानी वे बहुत दूर नहीं थे। लेकिन फिर उसके पिता कहते हैं कि वे अभी भी एशफोक से काफी दूर हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कोई और हो सकता है। फ्रैंक फिर एलिस से कहता है कि वो जल्दी से उस लड़की के शरीर को किनारे कर दे ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। एलिस ऐसा करने लगती है, लेकिन अचानक वो चिल्लाती है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा अचानक बदल गया था। वो अपने माता पिता को ये बताती है, लेकिन उन्हें विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि शायद एलिस घबराहट में ऐसा कह रही होगी, या हो सकता है कि उसे ड्रग्स की वजह से भ्रम हो रहा हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, ड्रग्स का मामला था, इसलिए मैडी को भी लगा कि शायद उसकी बेटी अभी भी नशे में है, जिसकी वजह से उसे भ्रम हो रहे हैं।
इसके अलावा मैडी एक पैरामेडिक थी और उसके पास भी एक राज था। अपनी लापरवाही की वजह से एक बार एक मरीज की जान चली गई थी, इसलिए वो इस लड़की की जान बचाने को लेकर बहुत चिंतित थी और अपनी बेटी की लापरवाही को ढकना नहीं चाहती थी, जैसा कि उसने अपनी गलती पर ढका था। खैर, उस बदले हुए चेहरे को देखने के बाद एलिस घबराकर अपनी कार की ओर भागती है। उसके पिता उसे भागने से मना करते हैं, लेकिन वो कार में बैठ जाती है। तभी एक औरत वहां आती है जो उसी कार में थी जिसकी हेडलाइट्स एलिस ने पहले देखी थीं। वो औरत एलिस के पास आकर उससे बात करने लगती है। मैडी एलिस से कहती है कि वो उसे किसी तरह वहां से भेज दे। वो औरत मदद की पेशकश करती है, कहती है कि वो और उसका पति मदद कर सकते हैं अगर कुछ हुआ हो। उसका पति भी उसके साथ था, लेकिन एलिस उन्हें भेजने की कोशिश करती रहती है। हालांकि वो औरत नहीं जाती और एलिस से सवाल जवाब करती रहती है। वो कहती है कि एलिस परेशान लग रही है और पूछती है कि क्या हुआ। एलिस झूठ बोलती है कि उसने एक हिरन को टक्कर मार दी जो अचानक उसके सामने आ गया था। औरत जवाब देती है कि इस इलाके में कोई हिरन नहीं रहते, शायद ये एक कुत्ता रहा होगा। वो औरत एलिस पर सवालों की बौछार करती रहती है। एलिस कहती है कि उसके माता पिता फोन पर हैं और रास्ते में हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। औरत कहती है कि वो एलिस को अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि इतनी रात को जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। वो बताती है कि इस रास्ते को हेलो रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रहस्यमयी जगह है जिसमें कई मिथक और लोक कथाएं हैं। कुल मिलाकर ये रास्ता श्रापित है। फिर औरत एलिस की आंखों में देखकर कहती है कि वो नशे में है। एलिस उसे सहन करने की कोशिश करती है, लेकिन औरत अथॉरिटी को कॉल करने की बात कहती है। एलिस मना करती है, कहती है कि वो नशे में नहीं है, सिर्फ रास्ता भटक गई है। ये सुनकर एलिस और घबराती है। उसकी कार सड़क के किनारे की खाई में फंस गई थी, इसलिए वो उसे कहीं और नहीं ले जा सकती थी। एलिस माफी मांगती है क्योंकि वो घबराई हुई थी, लेकिन अचानक औरत को शक हो जाता है और पूछती है कि वो माफी क्यों मांग रही है। उसकी टोन ऐसी लगती है जैसे वो एलिस का मजाक उड़ा रही हो या उसे डरा रही हो। मैडी, जो ये सब सुन रही थी, एलिस से कहती है कि फोन को स्पीकर पर रखे ताकि वो औरत से बात कर सके। एलिस ऐसा करती है और मैडी औरत को धन्यवाद देती है कि उसने मदद की पेशकश की। लेकिन एलिस को इतनी रात को एक अजनबी का पास आना अजीब लग रहा था। वो औरत से कहती है कि वो जा सकती है क्योंकि उसके माता पिता पास में हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। औरत पूछती है कि क्या वाकई अपनी बेटी को रात के इस घने जंगल में अकेले छोड़ना ठीक रहेगा। मैडी कहती है, हाँ ठीक है, वो जा सकती है। औरत फिर एलिस से पूछती है कि क्या उसे जाना चाहिए, और एलिस कहती है हाँ। तो औरत आखिरकार चली जाती है। लेकिन फिर एलिस देखती है कि वो जोड़ा उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसे उसने टक्कर मारी थी। वे जल्दी ही शरीर को पा लेते हैं, जिससे एलिस घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी कार शुरू करती है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि वो भाग नहीं सकती, उसे उन्हें बताना चाहिए कि ये एक हादसा था और पुलिस रास्ते में है। लेकिन एलिस रुकती नहीं। इस बीच औरत उसे अपनी कार का इंजन बंद करने को कहती है, लेकिन एलिस ड्राइविंग करती रहती है। फिर औरत अपने पति को इशारा करती है, जो एलिस की कार का शीशा तोड़ देता है। एलिस चिल्लाती है और उनसे छोड़ देने की भीख मांगती है। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं। अचानक फोन का कॉल कट जाता है। मैडी और फ्रैंक बेताब होकर उसे फिर से कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता। फ्रैंक तेजी से ड्राइव करता है। आखिरकार जब वे फिर से कॉल करते हैं, फोन उठता है, लेकिन इस बार औरत लाइन पर है। वो कहती है कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। मैडी उसे एलिस को फोन देने को कहती है, लेकिन औरत मना कर देती है। वो बताती है कि उसने सड़क पर शरीर देखा और फिर उसे जंगल में खींचते हुए देखा। इसका मतलब था कि एलिस अपराध छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैडी दलील देती है कि ये एक हादसा था, लेकिन औरत कहती है कि उन्होंने न तो पुलिस को और न ही एम्बुलेंस को बुलाया, और सबसे बुरा, एलिस ने शरीर छुपाने की कोशिश की। इसका मतलब ये सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि अपराध था। मैडी और फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये फैसला अपनी बेटी की रक्षा के लिए लिया, माता पिता की तरह सोचकर। लेकिन औरत उन्हें आरोपित करती है कि अपनी बेटी की गलतियों को छुपाकर उन्होंने उसे राक्षस बना दिया। वो कहती है कि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा दानव बने।
लेकिन सच छुपाकर उन्होंने एलिस को ऐसा ही बना दिया। औरत एलिस को राक्षस कहती है क्योंकि उसने लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया। वो उसे अस्पताल ले जा सकती थी। औरत जोर देकर कहती है कि लड़की अभी जिंदा थी और उसका पति उसे इलाज के लिए ले जा रहा था। ये सुनकर माता पिता चौंक जाते हैं। औरत कहती है हाँ, लड़की जिंदा थी, लेकिन एलिस ने कहानी गढ़ ली कि वो पहले से मर चुकी थी, जिससे हालात और बिगड़ गए। औरत एलिस को फोन वापस देती है, जो जोर देकर कहती है कि लड़की मर चुकी थी, उसे नहीं पता था कि वो अभी जिंदा कैसे है। मैडी उसे शांत रहने को कहती है और सुझाव देती है कि शायद उन्होंने उसकी धड़कन चूक गई होगी। मैडी फिर उन अजनबियों को बताती है कि उसने पैरामेडी की नौकरी छोड़ दी थी और ये उसका अपना फैसला था। वो खुलासा करती है कि एक बार एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला को घबराहट का दौरा पड़ा था। मैडी और उसकी टीम वहां पहुंची और उसके सहकर्मी ने महिला को अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन मैडी ने मना कर दिया, कहते हुए कि वो कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगी। लेकिन हालात बिगड़ गए और महिला को एम्बुलेंस में हार्ट अटैक आ गया। मैडी ने उसे सीपीआर के जरिए बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और महिला वहीं मर गई। ये बात मैडी को बहुत परेशान करती थी। उसे बहुत पछतावा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और गलत फैसला लिया था। बाकी सभी लोग इसे बस एक ईमानदार गलती मानते थे। यही कारण था कि किसी ने मैडी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इतने अपराध बोध में डूबी हुई थी कि उसने खुद इस्तीफा दे दिया और ये पूरी तरह से उसका अपना फैसला था। मैडी एलिस को बताती है कि ये भी उसका अपना फैसला होगा। वो इस स्थिति से कैसे बाहर आना चाहती है, मतलब उसे खुद समझना होगा कि वो अगला क्या खुलासा करना चाहती है, क्योंकि उसके पिता और वो हमेशा उसकी गलतियों को छिपाते नहीं रह सकते। यहाँ एलिस अपनी माँ को कबूल करती है कि जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसे वास्तव में अपना ही चेहरा दिखाई दिया। ये बात उसके माता पिता को चौंका देती है, लेकिन वे मान लेते हैं कि ये ड्रग्स के प्रभाव के कारण हुआ होगा। खैर, एलिस फिर उनसे पूछती है कि वे कितनी दूर हैं। उसके माता पिता जवाब देते हैं कि वे बस थोड़ी दूरी पर हैं। एलिस कॉल खत्म करते हुए कहती है मिलने पर बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एलिस की कार दिखाई देती है, लेकिन एलिस वहां नहीं थी। न ही वो रहस्यमयी औरत थी, न ही उसका पति। घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर वे एक मृत शरीर देखते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो एलिस का ही शरीर था। हाँ, फ्रैंक ये देखकर रो पड़ा जब उसे ये एहसास हुआ। मैडी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि उनकी बेटी चली गई है। वो इस बात को मानने से इनकार करती है जब तक कि वो खुद शव को अपनी आंखों से नहीं देख लेती। फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर पाती। वो फिर से एलिस का नंबर डायल करती है। अपनी पूरी हैरानी के साथ एलिस फोन उठाती है। वो जीवित है। एलिस कहती है कि उसे बीमारी महसूस हो रही है। मैडी बेताब होकर पूछती है कि वो कहाँ है। एलिस जवाब देती है कि वो अभी भी जंगल में है। तुरंत वे कार में वापस बैठते हैं और फ्रैंक तेजी से ड्राइव करता है। कॉल पर एलिस उस औरत से दूसरी लड़की के बारे में सवाल करती है। औरत कबूल करती है कि लड़की मर चुकी है और उसने उसे मारा, एलिस के माता पिता की मदद से। एलिस माफी मांगती है, लेकिन औरत कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए वे सड़क के एक मोड़ पर पहुंचते हैं और एक रास्ता चुनते हैं। उनकी बातचीत से साफ हो जाता है वो औरत एलिस को सजा दे रही है। वो कहती है कि वो उसे शुद्ध करेगी। ये सुनकर एलिस के माता पिता और ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और फ्रैंक बाहर निकलकर मदद मांगता है। इसी बीच मैडी फोन पर एलिस के रोने की आवाज सुनती है, जो दया की भीख मांग रही है, लेकिन औरत कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर एलिस खुलासा करती है कि वो गर्भवती है। ठंडे स्वर में औरत कहती है कि इसका मतलब उसके अजन्मे बच्चे को भी शुद्ध करना होगा। एलिस चिल्लाती है और कॉल अचानक कट जाता है, जिसमें पीछे से एक अजीब सी टूटने की आवाज आती है। फ्रैंक वापस आता है और दोनों माता पिता दहल जाते हैं। वे फिर से एलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन अब कनेक्ट नहीं होता। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये सब 31 अक्टूबर को रात 3 बजे हुआ, जो चुड़ैल का समय होता है। अगले दिन पुलिस को एलिस का शव मिलता है। उसकी कार एक गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। शायद वो नशे में थी, बाहर जांचने गई थी और किसी हिट एंड रन में टकरा गई।
तो अब तक जो कुछ हमने सोचा था वो सब उलट-पुलट जाता है। शायद एलिस ने अपनी गर्भावस्था को लेकर अपने माता-पिता से लड़ाई की। शायद उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को स्वीकार नहीं किया और गर्भावस्था आखिरी बूंद थी। परेशान होकर वो अकेली कार चला रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई और हिट एंड रन में दुखद रूप से मर गई। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब पुलिस उसके माता-पिता से पूछताछ करती है तो वे जोर देकर कहते हैं कि वो शव उनकी बेटी का नहीं है। वे कहते हैं कि एलिस ने फोन पर उनके साथ बात की थी, अंत तक। पुलिस इसे आघात, शोक से उत्पन्न भ्रम मानकर खारिज कर देती है, क्योंकि वे अपनी बेटी की मौत स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ हेलो रोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हेलो रोड की कहानी। अंत बहुत उलझन भरा रहा ना? फिल्म और भी अजीब विवरणों से भरी हुई है, जिन पर गहराई से सोचने की जरूरत है। और मेरे पास इसके बारे में 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है सेल्टिक लोक कथा थ्योरी, जिसे चेंजलिंग फेरी थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार हेलो रोड में जो इकाइयां हैं वो सिर्फ भ्रम नहीं है, वो अन्य वर्ल्डी प्राणी हैं। तारीख याद है? 31 अक्टूबर रात 3 बजे। ये हैलोवीन की रात है। उस रात पृथ्वी और दूसरी दुनिया के बीच की बाधा पतली हो जाती है। आत्माएं और परियां हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। मैडी ने पहले ही इशारा किया था कि जंगल में ऐसे खतरे हैं। ये हानि रहित परियां नहीं, बल्कि अंधेरे फे हैं जो अजनबियों को बर्दाश्त नहीं करते। एलिस, जो नशे में थी, उनके लिए परफेक्ट निशाना बन गई, जिसे वे अपनी दुनिया में खींच सकते थे। शायद उनकी अपनी संतान मर गई थी, इसलिए उन्होंने एलिस का अपहरण करके बदला लिया। या शायद जब एलिस कार चला रही थी तो उसने उनकी किसी प्रजाति को टक्कर मारी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को मिला शव एक जादुई नकली बॉडी हो सकता है, एक फेरी द्वारा बनाई गई प्रतिकृति, जबकि असली एलिस को उनकी दुनिया में खींच लिया गया, उसके अजन्मे बच्चे के साथ। लोक कथाओं में कहा जाता है कि परियां मानव बच्चों की ओर आकर्षित होती हैं। यहाँ तक कि रहस्यमयी औरत और उसका पति भी विकृत फेरी रूप हो सकते हैं, जो मानव स्वरूप और आवाज की नकल करते हैं। ये एक कल्पनातीत डरावनी पहलू बनाता है। एलिस का अपहरण, उसकी जगह नकली बॉडी और उसके माता-पिता को भ्रम में छोड़ देना। और सबसे डरावना हिस्सा, अजीब सड़क के संकेत, समय, हैलोवीन की रात, जंगल का सीमांत रास्ता, ये सब सेल्टिक और यूरोपीय लोक कथाओं, खासकर आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में के साथ करता है। ये चेंजलिंग अपनी जमीन की रक्षा कठोरता से करते हैं, अजनबियों को जादुई डबल से बदलते हैं और असली मनुष्यों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। ये समझा सकता है कि एलिस की आवाज क्यों सुनाई दी, क्योंकि असली एलिस शायद अभी भी जीवित हो, अपनी अजन्मी संतान के साथ उनकी दुनिया में फंसी हुई हो। और इसी के साथ हेलो रोड खत्म हो जाता है।